मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप वेक्टर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है वेक्टर्स के ऊपर वो आप डिस्कस कर रहे हो। 3 ऑपरेशन आपने डिस्कस कर लिए हैं मेन, जैसे एक है आपके पास वेक्टर एडिशन, एक है आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फिर आपके पास लास्ट टाइम आपने डिस्कस किया था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो इसी सीरीज में एक और आपके पास काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें आप 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट की थी, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप 2 वेक्टर्स की ए और बी, 2 वेक्टर की अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिलेगी आपको, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के अंदर जैसे कि आपने बिल्कुल फर्स्ट डे पढ़ा था, वेक्टर के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस एक्सरसाइज के अंदर यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी आपने दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर। तो देखिए आपके पास फॉर्मूले क्या है आपके पास, और फिर इनकी एप्लीकेशन बताई जाऊंगी आपको कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने पढ़ा है इनकी एप्लीकेशन क्या है आपके पास। तो सबसे पहले आप ऑपरेशन देखो कि काम कैसे करेगा ऑपरेशन, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, फॉर्मूला है जैसे डॉट प्रोडक्ट का था, किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। वहां पे डायरेक्शन नहीं थी क्योंकि जैसे नाम से भी पता लग रहा था आपको स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और आपको डायरेक्शन भी मिलेगी। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। जो आपके पास एन कैप है, एन कैप कैप जिसके ऊपर लगी, इसका मतलब वो क्या है आपके पास यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस चीज के काम आओगे आपका, डायरेक्शन देने के लिए। तो इसके अंदर डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन कैप का आपने ध्यान रखना, एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन देना, ये आपको डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। कैसा यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन मिलेगी ए और बी, इस ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। यानी कि अगर ए बी वेक्टर ऐसे है तो एन कैप की डायरेक्शन ऐसे मिलेगी आपको, ऐसे इस तरीके से मिलेगी, जो कि ये एन कैप है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो आप। स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं था, तो यहाँ पे डायरेक्शन के ऊपर भी फोकस करांगे और मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। तो जो एन कैप है वो तो आपको डायरेक्शन देगा, और जो बाकी जो पार्ट बच गया इसका वो क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड। यानी कि ए क्रॉस बी अगर इसके इक्वल है तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला पार्ट, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो ये तो आपको देगा मैग्नीट्यूड और एन कैप के देगा आपको डायरेक्शन। तो ये दोनों रिजल्ट काफी अच्छे हैं, याद रखने हैं आपने। ए क्रॉस बी फॉर्मूला है आपके पास, याद रखना है। और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, एन कैप आपको देगा डायरेक्शन, और जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये आपको देगा मैग्नीट्यूड। दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी इस एक्सरसाइज के लिए। तो अब यहां से जैसे हमने बोला था कि 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है, एन कैप के ऊपर और मैग्नीट्यूड के ऊपर। या तो आपसे डायरेक्शन पूछेगा या फिर आपसे क्या कराएगा, वो मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसे पूछेगा आपसे कि ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर दे देगा, फिर आपसे पूछ देगा कि ऐसा वेक्टर निकालो, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जहां पे जिक्र आएगा मतलब एन कैप की वैल्यू पूछ रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आप डिवाइड कर दो। तो जैसे डिवाइड करोगे लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से डिवाइड करोगे, ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। राइट पार्ट को राइट से डिवाइड करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसल,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, क्या बच गया आपके पास एन कैप, ये आ गया आपके पास। तो आपसे अगर कभी भी एक ऐसा वेक्टर पूछा जावा आपसे, एक ऐसा यूनिट वेक्टर अगर आपसे पूछा जावा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब आपने एन कैप की वैल्यू निकालनी है और एन कैप की वैल्यू किसके बराबर है, ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे आप डिवाइड। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास, देखो यहां से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सको। जैसे आपके पास डॉट प्रोडक्ट को निकालने के दो फॉर्मूले थे, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के भी आपके पास क्या है, दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये है, आप एंगल का यूज कर सको, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है, और थीटा की वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू है एंगल, थीटा की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0 या 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू पाई, 0 से 180 डिग्री तक वैल्यू मिलेगी आपको थीटा की। तो एक तो ये फॉर्मूला है अगर एंगल दे रखा है। दूसरा, अगर आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, ए और बी वेक्टर के अगर कंपोनेंट दे रखे हैं तो कंपोनेंट का यूज करके भी आप a क्रॉस बी निकाल सको। एक दूसरा फॉर्मूला है a क्रॉस बी का, a क्रॉस बी किसके इक्वल मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। अब डिटर्मिनेंट आपने एक चैप्टर आएगा आपके पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अलजेब्रा के अंदर, तो वहां पे आपने डिटर्मिनेंट को अच्छे प्रकार से डिस्कस किया था। तो एक बार फिर जो आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा था और वहां पे एक आपका मैट्रिक्स मेथड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर बार एग्जाम में वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा, तो उस क्वेश्चन की एक बार फिर रिवीजन हो जाएगी आपकी जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड कर सको। डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करोगे, सबसे फर्स्ट रो में लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। आई जे के बारे में आपको बता रखा है, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले जो पहला वेक्टर है ए, पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखोगे बाद में बी के, इस चीज का विशेष ध्यान रखियो, जो पहले वेक्टर आएगा उसके कंपोनेंट पहले लिखने हैं, जो बाद में आएगा उसके बाद में। तो ए के कंपोनेंट लिखोगे a1 a2 a3, बी के कंपोनेंट b1 b2 b3। बस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो। डिटर्मिनेंट को आपने जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर था वहां पे काफी अच्छी प्रकार से आपने इसको एक्सपेंड किया था, एक बार फिर आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा। तो एक दूसरा तरीका ये है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, या तो डिटर्मिनेंट का यूज कर लो या एंगल का यूज कर लो। तो दो तरीके हैं क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने, निकाल दोगे। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने से पहले एक और छोटा सा मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज दिखाऊं आपने, या अगर आप डायरेक्शन को देखना चाहो कि एन कैप यूनिट वेक्टर कैसे काम करेगा, इसका एक आपने डेली लाइफ में एक नॉर्मल सा एग्जांपल दिखाऊं आपने स्क्रू देखा है, स्क्रू, जैसे जब भी आप कोई भी चीज दीवार में लगानी है तो स्क्रू का यूज करा पे, तो उसके अंदर क्या हुआ आपके पास, स्क्रू में आपने देखा होगा चीजों को जैसे ही आप रोटेट करोगे, जैसे आपके पास स्क्रू है उसको रोटेट करोगे तो वो अंदर चले जाओगा दीवार के अंदर। रोटेट आप ऐसे कर रहे हो उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ है, जैसे आपकी क्लॉक घड़ी देखिए सभी ने, जैसे ही आप स्क्रू को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे पेचकस के साथ या किसी और जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं आजकल तो उनका भी यूज कर सको, तो जैसे ही आप स्क्रू को रोटेट करोगे वो अंदर चले जाओगा दीवार के अंदर, तो वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल है। रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज कर रहे हो और डायरेक्शन क्या है उसकी, अंदर जाने लग रहे हो दीवार के अंदर, तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का बड़ा ही बेहतरीन एग्जांपल है। तो जो वो अंदर जाने लग रहा है नहीं अंदर, वो है एन कैप। एन कैप रोटेट ऐसे करोगे जावागा दीवार के अंदर, यानी कि वो रोटेशन के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो वही काम इसमें है। जैसे ही आप ए वेक्टर को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लो, ये काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे ही आप ए वेक्टर को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के होगी एन कैप, यानी कि दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आइए अब कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो आप, उसके बाद और भी कुछ आपके पास बड़ी बेहतरीन आपके पास एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, जो कि इस एक्सरसाइज में आप साथ में डिस्कस करोगे। तो पहले आप फर्स्ट एग्जांपल देखो जिसमें कि आप जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की, दोनों को आप यूज करोगे। एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है
या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो अगर एंगल दे रखा है, या फिर ये यूज कर लो, आपकी इच्छा है। तो देखते हैं क्या दे रखे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं। क्या है वेक्टर आपके पास? ए वेक्टर दे दिया आई -7j + 7k, ये है आपके पास ए वेक्टर। और बी वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर आपको गिवन है 3i -2j + 2k, ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। i -7j + 7k, 3i -2j + 2k। आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो एंगल का जिक्र है नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले ए क्रॉस बी यहां से फाइंड आउट करोगे डिटरमिनेंट का यूज करके ना, और उसके बाद क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। तो करो फाइंड आउट, पहले ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट का यूज करांगे। ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना, सबसे पहले लिखोगे यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद पहले फर्स्ट वेक्टर ए कंपोनेंट लिखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, इनको इंटरचेंज ना कर दियो, कहीं पहले बी के लिख दो बाद में ए के, दिक्कत आ जाएगी आपके पास। तो पहले ए के कंपोनेंट लिखोगे 1 -7 + 7, 3 -2 + 2। अब ये डिटरमिनेंट आपने एक्सपेंड करना है। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए वैसे तो आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना है तो आप फर्स्ट रो का भी यूज कर सको, सेकंड रो का भी, थर्ड रो का भी। आप एक काम करांगे, फर्स्ट रो का यूज करके इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करांगे। वैसे अपने पास डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का एक सार्स डायग्राम मेथड भी आप यूज कर सको, आपकी इच्छा है। आप यूज करांगे मैट्रिक्स जो माइनर और कोफैक्टर है वो मेथड। तो पहले आप क्या करोगे, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है उनका माइनर निकालोगे, फिर कोफैक्टर निकालोगे और फिर डिटरमिनेंट निकालोगे। तो निकालो माइनर M11 फर्स्ट, ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में अच्छी प्रकार से पढ़े। M का मतलब माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कैसे निकालोगे, जब भी आपने किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आप क्या करोगे, उस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो। आप जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, दो चीज बच गई, क्या बच गई, -7 + 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो ये बच गया आपके पास, तो इसका डिटरमिनेंट ऐसे निकालोगे माइनर। तो जिस भी पोजीशन का माइनर निकालना है उसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आपने छोड़ना है, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालोगे। ये आपने काफी अच्छी प्रकार से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है। तो अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, -14 + 14 कितना आ गया, 0। उसके बाद M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, कितना बच गया, 1 7 3 2। तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे 2 -21 -19। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया, 1 -7 3 -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, ये आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -2 + 21 तो कितना आ गया आपके पास, 19। तो ये तो आगे माइनर, बस सभी एलिमेंट के माइनर निकालने की जरूरत नहीं है। आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो का यूज करोगे, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट यूज करो और उसी के कोफैक्टर, माइनर निकाल दिए। अब इसके सामने लिखोगे कोफैक्टर, हमेशा ध्यान रखियो माइनर के सामने ही लिखना है कोफैक्टर, A11। माइनर के लिए M का यूज करोगे, कोफैक्टर के लिए A का यूज करोगे, ये आपको बताया जावा है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर के अंदर। तो A11 अगर इन दोनों का जोड़ 1 और 1 का जोड़ अगर इवन है तो जो माइनर आया है वही कोफैक्टर होगा, क्योंकि 1 और 1 का जोड़ इवन है तो जो माइनर है वही क्या मिलेगा आपको, कोफैक्टर। A12 1 और 2 का जोड़ करना है, 12 नहीं देखना आपने, आप 1 और 2 का जोड़ करोगे। 1 और 2 का जोड़ कितना है, 3 3 कैसा है, ओड नंबर। तो अगर दोनों का जोड़ ओड नंबर है तो जो माइनर आया था उसका आपने साइन चेंज करना है। यानी कि अगर दोनों का जोड़ इवन है तो जो माइनर है वही को फैक्टर मिलेगा, और अगर दोनों का जोड़ ओड है तो जो माइनर आया है उसका साइन चेंज कर दो। माइनर था -19, को फैक्टर का साइन चेंज करो, कितना आ जाएगा, +19। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 और 3 का जोड़ क्या है, 4, जो कि इवन नंबर है, यानी कि जो माइनर है वही क्या मिलेगा आपको, कोफैक्टर। तो ये आ गया आपके पास कोफैक्टर। अब इन कोफैक्टर्स का यूज करके ना इस डिटरमिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है।
तो डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करोगे? अब यहां तो देखो ए क्रॉस बी फॉर्मूला के आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट का यूज करोगे और उसी के कोफैक्टर का यूज करोगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास A11 आई कैप, फर्स्ट रो के एलिमेंट यूज कर लिए, प्लस A12 जे कैप प्लस A13 के कैप। फर्स्ट रो के एलिमेंट यूज किए आई कैप जे कैप के कैप, और वही कोफैक्टर फर्स्ट रो के कोफैक्टर यूज कर लिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर की प्रोडक्ट का सम, ये मिलेगा आपको डिटर्मिनेंट। तो A11 की वैल्यू कितनी है 0i, ये कितना आ जाएगा 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ये तो आई है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन आपने क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये आ गया वेक्टर आ गया, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड की प्रैक्टिस आपने काफी कर रखी है। तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यो 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। किसी भी संख्या को 2 बार ऐड करोगे x प्लस x, किसी भी संख्या को 2 बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, x प्लस x कितना आ जाएगा 2x। तो ऐसे इसको 2 बार ऐड करके है तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 19 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट को सोल्व करोगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 19 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया √2। ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्रॉस B। तो ये आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन में आप यही प्रोसेस आप यूज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की। एंगल वाली जो कंसेप्ट है वो काफी कम यूज करोगे आप, ठीक है। तो ये था आपके पास काफी आसान सा क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। क्रॉस प्रोडक्ट की आपने प्रैक्टिस कर ली, साथ में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना भी आपने एक बार फिर रिवाइज कर लिया। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, क्वेश्चन तो आसान ही है, जो काम अभी किया है वैसा ही काम आप करोगे। क्या दे रखा है आपको? फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a और b आपको दे रखे हैं। अब देखो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब भी कभी एक ऐसा यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना हो जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो क्या मिलेगा आपको n कैप। n कैप क्या है? एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि दो वेक्टर a और b दोनों के क्या है परपेंडिकुलर। और निकालने का तरीका ये रहा आपके पास। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपने? सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, चीज यही करोगे। क्या दे रखा है आपको? ए वेक्टर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। ए वेक्टर देखो क्या दे रखा है आपको 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j प्लस 2k। बी वेक्टर क्या दे रखा है? i प्लस 2j माइनस 2k। ये है आपके पास दो वेक्टर्स। अब की बार a और b के परपेंडिकुलर नहीं निकालना आपने, a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले तो a प्लस बी फाइंड आउट कर लो, a प्लस बी दोनों को ऐड करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपने पहले ही पढ़ रखी है, वेक्टर की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 3 + 1 4i, 2 + 2 4j, 2 - 2 0 के। प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, जीरो क्या है न्यूट्रल नंबर है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा प्लस और माइनस का। फिर a माइनस बी कितना आ जाएगा 2i प्लस 0j प्लस 4k। तो ये आगे a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब a प्लस बी का नाम वैसे आप रख लिया अपनी सुविधा के लिए, इसका नाम आपने रख दिया मान लिया p वेक्टर, कुछ भी रख सकते आप। और इसका नाम क्या रख दिया आपने q वेक्टर। a प्लस बी का नाम क्या रख दिया आपने p वेक्टर, a माइनस बी का नाम क्या रख दिया आपने q वेक्टर। अब इतना बड़ा बोल रहे हैं बजाय आप सिंपल ऐसे बोलो कि अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि p और q दोनों के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जब भी कभी निकालना है तो क्या करोगे? पहले तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर मैग्नीट्यूड। तो n कैप जो आपने निकालना है नहीं वो किसके इक्वल हो गया? पहले तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे,
पी और क्यू की क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो मतलब मेन काम तो क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालनी है, मैग्नीट्यूड उसके बाद अपने आप आ जाएगा आपके पास, दोनों को डिवाइड कर दो, रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आसान ही है। आया समझ में? ये पी और क्यू क्यों मान लिया, क्योंकि एक तो ए प्लस बी, ए माइनस बी इतना बड़ा बार बार बोलो, इसकी बजाय पी और क्यू बोल दियो आप। ठीक है, तो अब आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पी और क्यू दोनों के परपेंडिकुलर हैं, ये यूज कर लिया रिजल्ट। तो बस अब पी और क्यू, पहले तो पी क्रॉस क्यू, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो पी और क्यू की, जैसे अभी निकाली थी फर्स्ट क्वेश्चन में, आई कैप जे कैप के कैप अभी निकाली थी। पी के कंपोनेंट, पी मतलब ये कंपोनेंट 4 4 0, क्यू के कंपोनेंट 2 0। तो करो आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना, पहले माइनर लिख लो कोई बात नहीं, M1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये रिवीजन है आपके पास, कर लोगे आप इसको, कितना आ जाएगा 16। फिर M1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दियो, 4 0 2 4, ये भी कितना आ गया 16। M1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना आ जाएगा 4 4 2 0, तो कितना आ जाएगा 0 और माइनस के 8, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करनी है। ये तो आ गया माइनस, निकाल दोगे माइनर। उसके बाद कोफैक्टर देखो, A1 1 1 और 1 का जोड़ क्या है, इवन है, इवन है तो जो माइनर आया है वही कोफैक्टर। A1 2 जोड़ ओड है तो जो माइनर आया है उसका क्या करना पड़ेगा आपने, साइन चेंज कोफैक्टर के लिए। A1 3, 1 और 3 का जोड़ क्या है, इवन नंबर है तो जो माइनर आया है उसका क्या, उस सेम क्या मिलेगा आपको, कोफैक्टर। तो ये तो आ गया आपके पास कोफैक्टर। कोफैक्टर आ गए तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस Q इसके इक्वल आ जाएगा A1 1 आई कैप, जो कोफैक्टर आए हैं, नहीं कोफैक्टर जो आए उनकी आई जे के साथ प्रोडक्ट कर दियो, A1 2 जे कैप A1 3 के कैप, कितनी वैल्यू आई है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये तो आ गई क्रॉस प्रोडक्ट। एन कैप के लिए एक तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपने, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अभी निकाला था आपने, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास, 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस 16 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस 16 लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस 8 का स्क्वायर। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, या फिर आप चाहो तो इसमें कॉमन वगैरह ले, इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर इसको। 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, 16 का स्क्वायर 256, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 64। डायरेक्ट भी कर इसको, ये तो डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट भी जाए आप एक काम करो, कॉमन ले लो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कॉमन ले आप, देखो 16 को क्या लिख सको 8 इंटू 2, 16 को क्या लिख सको 8 इंटू 2, 8 8 8, सभी में से कॉमन ले लो 8 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, देखो कॉमन लेकर करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 8 का स्क्वायर तो ले लो कॉमन, 8 कॉमन चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना बचेगा 4, 8 कॉमन चला गया, कितना बचेगा -2, -2 का स्क्वायर कितना बचेगा 4, 8 कॉमन चला गया, क्या बचेगा -1, -1 का स्क्वायर क्या बचेगा 1। तो अब देखो ये कितना आ गया 8 और 1 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बच गया 8 और 3, कितना होगा ये 24। जैसे भी करना आप कैलकुलेशन कर सको, बिना कॉमन लिए भी कर सको या कॉमन लेके भी कर सको, आपकी इच्छा है। ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये है वेक्टर। एन कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एन कैप P क्रॉस Q बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q कितना आया था आपके पास 16i माइनस 16j माइनस 8k बाय मैग्नीट्यूड कितना है 24। अलग अलग कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, बस आंसर आ गया आपका। अलग अलग करना है तो 8 से डिवाइड कर दो, 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। तो ये आ गया n कैप, यानी कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर
जो कि P और Q दोनों के परपेंडिकुलर है। और P और Q क्या था? P था a प्लस बी और Q क्या था? a माइनस बी। यानी कि n कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर मिल गया जो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर है और a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप थर्ड क्वेश्चन। अब हालांकि जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.4 में गिवन है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अभी हम सोल्व भी करांगे, ये क्वेश्चन आपका 10.3 एक्सरसाइज का है जिसमें आप डॉट प्रोडक्ट को यूज करोगे। तो क्या दे रखा है आपको थर्ड क्वेश्चन में? देखो आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर ए फाइंड आउट करना है जो कि आई कैप के साथ एंगल बनाने लग रहा है कितना? π/3 और जे कैप के साथ एंगल बनाने लग रहा है π/4। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपने, एक तो ए वेक्टर फाइंड आउट करना है और एक जो ए वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाने लग रहा है, यानी कि के कैप के साथ कितना एंगल बनाने लग रहा है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने मान लिया ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। मान लो ए वेक्टर किसके इक्वल है? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। a1 a2 a3 इसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट ही फाइंड आउट करने हैं। तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे? अब ए के बारे में एक खास बात दे रखी है, एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। आप लिखोगे सिंस ए इज यूनिट वेक्टर, ए इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ है? ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। अब ये तो मैग्नीट्यूड इसने दे रखा है, आप भी तो निकालो उसको मैग्नीट्यूड। निकालो मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे? आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। एक इक्वेशन तो ये आ गई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। एक इक्वेशन तो ये मिल गया आपको। ठीक है, अब आपका टारगेट है a1 a2 a3 की वैल्यू निकालना और साथ में जो ये वेक्टर है z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे। तो पहले a1 a2 a3 की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो अब जो a वेक्टर है वो i के साथ कितना एंगल बनाने लग रहा है आपके पास? π/3। तो a और i की डॉट प्रोडक्ट निकालो। a वेक्टर की i कैप के साथ दोनों के बीच के एंगल पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ रखी है। एक बार और मैं थोड़ा सा लिख दो फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। a डॉट b क्या पढ़ा था आपने लास्ट टाइम? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करोगे। ए की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि जब भी एंगल का जिक्र होगा, ये मैंने पहले ही बताया था आपने, जब भी एंगल का जिक्र होगा डॉट प्रोडक्ट के पास जाना है। तो अब एंगल का जिक्र है क्योंकि ए और आई के बीच में एंगल कितना है आपके पास? π/3। तो डॉट प्रोडक्ट के पास जाओगे। ए की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, किसके इक्वल आओगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फॉर्मूला यूज कर लिया डॉट प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कोस ए और आई के बीच में एंगल थीटा क्या था? ए और बी के बीच का एंगल। यहाँ पे ए बी की जगह क्या आ गया? आई कैप। तो दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है आपको? एंगल दे रखा है π/3। तो अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। ए वेक्टर क्या है? a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है आई कैप। अब आई कैप को मैं लिख सकूं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्योंकि जे और के आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इनके कंपोनेंट क्या है? 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड बताओ आप कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप देखो आपको बताया था हमने, कैप कैप का मतलब क्या भाई? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1। और कोस π/3 का मतलब है 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो अब जब इनकी डॉट प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट का एक तो ये फॉर्मूला था आपके पास, एंगल का यूज कर सको, या आई के कंपोनेंट की आई के साथ प्रोडक्ट, जे के कंपोनेंट की जे के साथ प्रोडक्ट, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट। तो आई का कंपोनेंट यहाँ पे a1 यहाँ पे 1, तो दोनों की प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा? a1। जे के कंपोनेंट की जे के कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट, a2 की 0 के साथ 0, a3 की 0 के साथ 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/2। एक तो आपने a1 की वैल्यू निकालनी है, एक a2 की, एक a3 की। a1 की तो आ गई, ठीक है। अब दूसरा यूज करो, a वेक्टर जे कैप के साथ कितना एंगल बनाने लग रहा है? π/4। तो अब a की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, जे कैप के साथ क्या जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बिल्कुल सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और कोस थीटा। अब की बार एंगल कितना है? π/4। अब अगेन बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे की थी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे। ए वेक्टर क्या है आपके पास? a1 आई कैप
ए टू जे कैप ए थ्री के कैप। जे कैप को क्या लिख सको, 0 आई कैप जे कैप प्लस 0 के कैप। ए का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। प्रोडक्ट करोगे आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। ठीक है, A1 की वैल्यू मिल गई, A2 की वैल्यू मिल गई, दो वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करोगे, A1 और A2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। A1 और A2 की वैल्यू कहां पे पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से क्या निकालोगे आप, A3 की वैल्यू यूज करो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 1। A1 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1/4। A2 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 1/2 प्लस A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से A3 की वैल्यू निकालोगे, A3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1। ये देखो 1/4 और 1/2, राइट में जाके जगह माइनस के, एलसीएम कितना होगा, 4, 4 - 1 - 2 कितना आ गया, 1/4। तो A3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/4। 1/4 का क्या लिख दो, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब A3 की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले दो। अब जैसे ही स्क्वायर रूट लेओगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अब जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेओगे, तो बार बार बताया जावा, जैसे ही आप स्क्वायर रूट ले, प्लस माइनस साइन का आपने यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो वैसे तो प्लस माइनस साइन यूज करना है, लेकिन अभी आप सिर्फ प्लस साइन ही यूज करोगे, वो आपको अभी पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा जैसे ही आप इसका लास्ट पार्ट करोगे क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे आप प्लस माइनस एक बार के लिए यूज कर सको, लेकिन फाइनल आंसर आपका प्लस ही आएगा। वो अभी दिखाऊंगा क्यों आएगा प्लस। एक बार लिखना है तो प्लस माइनस लिख लो, अगर आपकी इच्छा है। प्लस माइनस अगर आपने लिखना है तो एक बार यूज कर लो। सॉरी, तो एक बार के लिए आप प्लस माइनस यूज कर सको, लेकिन फाइनली आपका प्लस ही आऊगा। क्यों, अभी देखो कंपोनेंट तो मिल गए। अब आपने एक काम और करना है, फाइंड थीटा। थीटा क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल, और कौन सा एंगल है वो जो के कैप के साथ बनाने लग रहा है। तो ए वेक्टर के कैप के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ए और के की डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे तो क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप कोस थीटा। यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ए की के साथ प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही यूज कर लियो, A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। इसको लिखना है तो ऐसे लिख सको पूरा, जैसे यहां पे लिखा था 0i 0j। अब की बार लिखा नहीं गया, अब की बार सिंपल सीधा लिख दूंगा मैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप 1 कोस थीटा। जब प्रोडक्ट करोगे आई और जे तो है नहीं, उनके कंपोनेंट 0 है, ये 0 जाके अब जगह आपके पास A3 किसके इक्वल, कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू A3 आ गई। और A3 की वैल्यू वैसे जैसे आपने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा था, तो अगर आप प्लस यूज करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस यूज करोगे, माइनस का मतलब है कोस थीटा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन आपको थीटा क्या मेंशन करके, एक्यूट एंगल। देखो अगर इस स्टेटमेंट में ये वर्ड अगर आप हटा दोगे एक्यूट एंगल वाला, फिर आप प्लस और माइनस दोनों साइन यूज कर सकते हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हुए पॉजिटिव, इसीलिए आपने A3 की वैल्यू 1/2 ही यूज करनी है। और फाइनल आंसर में भी A3 की वैल्यू आप 1/2 ही यूज करोगे, माइनस का साइन यूज नहीं करोगे। लग गया पता आपको कि माइनस क्यों नहीं यूज करोगे, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया कि थीटा क्या है आपके पास, एक्यूट एंगल। तो अगर एक्यूट एंगल का वर्ड हटा दोगे तो दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। तो A3 की वैल्यू आपने 1/2 यूज कर ली, कोस की वैल्यू 1/2 कहां पे है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिखोगे आप, π/3। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3। थीटा क्या था, वो एंगल जो वेक्टर ए किसके साथ बना होगा, z एक्सिस के साथ। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देख लो आप डॉट प्रोडक्ट का ही यूज किया है,
और मैंने फर्स्ट डे भी बताया था आपको जब आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी कि जब भी एंगल का जिक्र होगा डॉट प्रोडक्ट के पास चले जाइयो, सॉल्यूशन आपको मिल जाए। कर रहे हो क्वेश्चन? तो ये था, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज 10.3 का ही क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक और आप सिंपल सा रिजल्ट देखो। जैसे आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट में, एक तो प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की ये थी कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, और दूसरा था सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट जो आपने की थी किसके इक्वल आ गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अभी क्रॉस प्रोडक्ट की देखो ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे काम करेंगी। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहली बात तो यह है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव था, एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है, एंटी है। एंटी का मतलब क्या है, माइनस साइन। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, माइनस बी क्रॉस ए। ये है प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है आपका, एंटी कम्यूटेटिव। यहाँ पे डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा आपके पास क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक तो ये प्रॉपर्टी है, दूसरी आपने पढ़ा था सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ऐसे ही सेम वेक्टर की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये है। अब अगर बी वेक्टर ए के इक्वल हो जाए, बी वेक्टर अगर ए के इक्वल हो गया, इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर अगर ए के बराबर हो गया तो बी वेक्टर ए के ऊपर आ जाएगा, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था। और जैसे ही दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर आ गए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो। यानी कि सेम वेक्टर की, तो बी और ए अगर इक्वल हो गए तो सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, जीरो। तो ऐसी ऐसी जो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी आपने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी, लेकिन दोनों के रिजल्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एंटी कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी किसके इक्वल मिलेगा, माइनस बी क्रॉस ए। और सेम वेक्टर की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। इन दोनों का रिजल्ट का यूज करोगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो कैसे करोगे। आपने प्रूव करना है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। ये आपने प्रूव करना है। अब देखो, अब आप वो रिजल्ट न्यूज होगा जो आपने नंबर सिस्टम में देखा है या स्केलर्स में देखा है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, नहीं काम करेगा यहाँ पे। ये कुछ अलग चीज है वेक्टर्स। तो अब दोनों साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। क्वेश्चन तो आसान ही है, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। बिल्कुल आराम से पहले ए की इन दोनों के साथ 1 बाय 1 क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। पहले ए की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए के साथ, प्लस ए की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, फिर इसकी माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, माइनस बी की क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ। सेम वेक्टर की सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या मिलेगी आपको, जीरो। ए क्रॉस बी की तो जरूरत है, राइट हैंड साइड पे नजर रखो। अच्छा, माइनस बी क्रॉस ए की जरूरत नहीं है। माइनस बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए क्रॉस बी। ये कितना आ जाएगा, जीरो। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सेम नंबर को 2 बार ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करो, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी। कर लो क्वेश्चन। तो ये था आपके पास बिल्कुल आसान और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन काफी आसान है, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपको दे रखी है। मान लो कोई भी मान लिया ए वेक्टर, आपने मान लिया, नाम रख लो कुछ भी, 2i 6j 2i + 6j + 27k। बी वेक्टर आपने नाम दे दिया i + λj + μk। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी देर की है, a क्रॉस b
कितनी दे दी आपको 0, तो आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने निकालनी है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। दो वेक्टर दे रखे, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आपको दे रखी है और लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो। यानी कि अल्टीमेटली आपने ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, फिर उसको 0 के साथ कंपेयर कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ये 0 वेक्टर के इक्वल दे रखे हैं, कोई बात नहीं, वे तो पता है आपने, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड अगर वेक्टर है तो राइट लिखे मिलेगी आपको वेक्टर क्वांटिटी, तभी इक्वल हो उसके। तो निकालो क्रॉस प्रोडक्ट। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है, तो आप निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट का यूज करके। अब की बार माइनर और कोफैक्टर मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा मैं कैलकुलेशन। आप भी प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट कर सको। एग्जाम में देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिल्कुल आराम आराम से कैलकुलेशन करनी है माइनर और कोफैक्टर की, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। गलती नहीं करनी आपने, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि आप क्रॉस चेक कर सको चीजों को, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कर सका, एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी आपने। तो आप डायरेक्ट लिखांगे, माइनर कितना आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप। फर्स्ट पार्ट के लिए जो माइनर है वही क्या मिलेगा, कोफैक्टर A11 के लिए। फिर इसके लिए देखो A12 माइनर आवेगा 2 म्यू माइनस 27, लेकिन कोफैक्टर में इसका साइन की जगह चेंज, ये ध्यान रखियो, 27 माइनस 2 म्यू, ये आओगा आपके पास जे कैप। और के कैप के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, चलो यहां पर लिख दिया, के कैप के लिए आप क्या करोगे 2 लैम्डा माइनस 6, ये आ गया के कैप। तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर इसके इक्वल आ गया। ठीक है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर ली, लेकिन इसने ए क्रॉस बी किसके इक्वल दे रखा है, 0 वेक्टर के इक्वल दे रखा है। अब यानी कि ये वेक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यानी कि जो ये आया है आपका 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई कैप प्लस 27 माइनस 2 म्यू जे कैप 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप, ये किसके इक्वल है, 0 वेक्टर के इक्वल है। और 0 वेक्टर को कैसे लिखोगे, 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, ये आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी। अब दो वेक्टर अगर इक्वल हैं, दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या मिलेंगे, सेम। आई का कंपोनेंट आई के इक्वल, जे का कंपोनेंट जे के इक्वल, के का कंपोनेंट के इक्वल। तो कंपेयर कर लो। अब एक काम करा, जे का कंपोनेंट कंपेयर कर दिया, 27 माइनस 2 म्यू किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल। ऐसे ही के का कंपोनेंट 2 लैम्डा माइनस 6, ये भी 0 के इक्वल। तो यहां से 27 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/2। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू की वैल्यू। यहां से 2 लैम्डा की वैल्यू आ गई 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 27/2। अपन ने जे और के कंपोनेंट को कंपेयर कर दिया, आप आई के कंपोनेंट को भी कंपेयर कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और जरूर आप चेक कर लियो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे नहीं, इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये। और ऐसी ही वैल्यू यूज करनी है जो कि तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए। तीनों वैल्यू जो 0 बनाऊंगी, ऐसे ही लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपने यूज करनी है। जैसे ही लैम्डा की जगह 3 पुट करोगे और म्यू की जगह 27/2, देख लीजिए कोफिशिएंट क्या होगा, 0 ही आना चाहिए। तो ये था आपके पास 5th क्वेश्चन, काफी आसान। बस क्रॉस प्रोडक्ट करो और उसको 0 वेक्टर के इक्वल पुट कर दो। 0 वेक्टर का मतलब है आई का कंपोनेंट भी 0, जे का कंपोनेंट भी 0 और के का कंपोनेंट भी 0। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखे आपको, ऐसा क्वेश्चन भी आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है। ये बोल रहे हैं कि ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है। अब ए डॉट बी 0 है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो 3 पॉसिबिलिटी है, कल आप बताया था। देन या तो ए वेक्टर 0 होगा, या बी वेक्टर 0 होगा, या फिर ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, बी के। ये चीज आपने डॉट प्रोडक्ट के अंदर पढ़ रखी अच्छी प्रकार में। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने के भी 3 तरीके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने के, या तो ए 0 जो, या बी वेक्टर 0 जो, या फिर यहां पे तो परपेंडिकुलर था, ए और बी अगर परपेंडिकुलर हैं
तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने के तीन तरीके हैं, या तो a 0 बन जाए या b 0, या फिर a और b दोनों अगर पैरेलल वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर हैं तो दोनों के बीच में एंगल या तो 0 यूज करोगे या पाई, और साइन 0 और साइन पाई की वैल्यू कितनी हो आपके पास 0। तो तीसरा केस है a वेक्टर इज पैरेलल टू b। वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। ये है मेन चीज, क्योंकि ये तो कोई है नहीं आपके पास यूजफुल 0 0, आपने पता है 0 की किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करो वो 0 ही बना देगा। तो ये दोनों इतने ज्यादा इन दोनों का इंपैक्ट नहीं आऊगा, हाँ इनका इंपैक्ट आऊगा। वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, वेक्टर पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो अब ये बोल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। तो कंक्लूजन बताओ आप ए और बी के बारे में। तो जैसे ही आपने डॉट प्रोडक्ट 0 लिखे, ये 3 कंडीशन आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 लिखा है, ये भी 3 कंडीशन आएगी। अब यहां से आपने कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन क्या निकलेगा आपके पास, कोई भी दो वेक्टर या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही मिलेंगे या पैरेलल। ऐसे कोई भी दो वेक्टर नहीं है आपके पास इस यूनिवर्स में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो और साथ में वो पैरेलल भी हो। तो ये कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, फ्रॉम अबव ऊपर से क्या कंक्लूजन निकलेगा, आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ 0 कब बनेगा, या तो दोनों, या तो ए वेक्टर को 0 होना पड़ेगा या बी को 0 होना पड़ेगा। इनसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, और अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। ये पूछ रहे आपसे क्वेश्चन में कि डॉट प्रोडक्ट भी 0 होना चाहिए और उसी टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होना चाहिए। कब पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू भी 0 होगी या फिर बी की वैल्यू 0 होगी। पैरेलल और परपेंडिकुलर से बात नहीं बनेगी। तो ये था आपके पास कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद एक बार इसी से रिलेटेड 7th क्वेश्चन को बाद में कराएंगे, पहले 8th क्वेश्चन कर लो, इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम। अभी प्रॉपर्टी आपने लिख रखी है तो इनका यूज हो जाएगा। क्या है ये बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन अगेन डॉट प्रोडक्ट में आया था, बोल रहा है कि आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन देयर प्रोडक्ट इज 0। आपने पता है ए 0 जो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0, बी 0 जो तब भी क्रॉस प्रोडक्ट 0। लेकिन इसका सेकंड पार्ट देखो, इज द कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स का मतलब है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो क्या ए या बी का 0 होना जरूरी है, नहीं, कन्वर्स ट्रू नहीं है। नहीं है तो एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा जिसमें ना तो ए वेक्टर 0 है ना ही बी वेक्टर 0 है, फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0। ऐसा आपने एग्जांपल डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में भी दिया था। तो एग्जांपल अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इनफाइनाइट एग्जांपल मिलेंगे आपको। इसमें भी आप क्या करोगे, कुछ भी एग्जांपल आप मान सको। चलो ए वेक्टर मैंने मान लिया, पैरेलल वेक्टर मान लियो, पैरेलल बोल दो या कोलिनियर वेक्टर मान लो, ए वेक्टर कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सको, आई प्लस जे प्लस 2k। बी वेक्टर ऐसा मान लियो जो किसके पैरेलल है, पैरेलल मतलब कोलिनियर, और कोलिनियर का मतलब है रेशो सेम होना चाहिए आई जे के का। तो मैंने क्या मान लिया, चलो मान लिया मैंने 2i प्लस 2j प्लस 4k। अब देखो रेशो देखो 1/2 1/2 1/2 रेशो सेम है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी 0। निकाल कर देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, इनकी 0 ही आएगी। देख लो आई जे के 1 1 2 2 2 4, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4 0 आई, 4 माइनस 4 देख लियो 0 जे और 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके देख लियो, जो अभी हमने काफी प्रैक्टिस की थी माइनर रूट ऑफ फैक्टर का यूज करके ना, आप निकाल के देख लियो, हमने डायरेक्ट कर दिया। तो देखो क्या ए वेक्टर 0 है, नहीं, क्या बी वेक्टर 0 है, नहीं, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया आपके पास 0 वेक्टर आ गया। क्यों आया है, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल। पैरेलल का एग्जांपल कैसे मानोगे, एक वेक्टर ए कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो ए, लेकिन जब बी वेक्टर लिखोगे नहीं तो ऐसा लिखना है ताकि आई जे के कंपोनेंट्स का रेशो क्या होना चाहिए बराबर।
1/2, 1/2, 2 को 4 से डिवाइड करिए 1/2। रेशियो सेम होना चाहिए तो आपके पास वेक्टर्स क्या मिलेंगे, पैरेलल, और पैरेलल है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगी आपके पास है 0। ठीक है, तो ये था आपके पास 8th क्वेश्चन। ऐसा ऐसा एग्जांपल आपने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो कभी भी नहीं आऊगा। अब लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप जरूर ट्राई करोगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्या है आपके पास, ए बी सी कोई भी 3 जनरल वेक्टर दे रखे, आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई करवानी है। इस प्रॉपर्टी को आप बोलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने वेरीफाई करवाना है। तो बस दोनों साइड फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल बकवास है, ये बोलो आप इसको। कभी भी एग्जाम में नहीं आऊंगा, लेकिन अब दे रखा है तो एक बार आपने सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, जल्दी जल्दी निकालूंगा, इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ए क्रॉस बी प्लस सी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है आई जे के। कंपोनेंट देखो पहले ए वेक्टर के, A1 A2 A3, बी प्लस सी, बी और सी को ऐड कर दियो। जैसे ये ऐड करो क्या मिलेगा, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। बस डायरेक्ट आंसर लिखो हमें, मतलब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, आई के कंपोनेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ दियो, क्या बचेगा आपके पास A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2, ये आ गया आई कैप। प्लस जे के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन क्योंकि माइनर और कोफैक्टर जब आप निकालोगे माइनर से तो साइन इंटरचेंज होगा, इसलिए पहले मैंने रिवर्स में कर दी प्रोडक्ट। A3 B1 प्लस A3 C1 माइनस A1 B3 माइनस A1 C3 J कैप, प्लस जब K का कंपोनेंट आप निकालोगे, K का कंपोनेंट कैसे निकालोगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ दियो तो क्या बचेगा A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, ये आ गई K कैप। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड, आपने सोल्व कर ली, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले तो A की B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड दो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे प्लस ए की सी के साथ कर लो। चलो आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ऐसे ही आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 करो क्रॉस प्रोडक्ट। आई के लिए आई के रो कॉलम छोड़ दियो, क्या आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 आई कैप, प्लस जे के लिए रो कॉलम छोड़ दो। वैसे माइनर तो आओगा इसका A1 B3 माइनस B3 B1 A3, लेकिन माइनर और कोफैक्टर, माइनर से जब कोफैक्टर निकालोगे साइन चेंज होंगे, तो इसलिए आपने पहले ही साइन चेंज कर दिए। B1 A3 माइनस B3 A1 J कैप, प्लस K के लिए A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप, प्लस जब ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे A की C के साथ तो कितना होगा आपके पास A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप, J के लिए B1 A3 माइनस A1 B3 J कैप। आप बिल्कुल आराम से निकाल सको, अगर दिक्कत आ रही है तो माइनर और कोफैक्टर जैसे हमने पहले निकाले थे, A1 B2 माइनस A2 B1। अब जैसी क्वेश्चन की औकात है उसी तरीके का टाइम देवांगा, इसमें फालतू का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को ऐड करना है, आई के कंपोनेंट में आई के कंपोनेंट ऐड करोगे, जे के कंपोनेंट में जे के कंपोनेंट, तो कितना होगा देखो A2 B3 A2 B3 आई कैप। ये एक मिनट, बी की बजाय यहाँ पे सी वेक्टर आओ, थोड़ा इसको इंटरचेंज कर लो, C1 C2 C3 लगाओ, C1 C2 C3 इसकी जगह सी आओगा बी। ये थोड़ा सा आप जल्दबाजी में गलत करके बी की जगह क्या होगा सी, सी सी वेक्टर था ये, बस। अब क्या आ जाएगा आपके पास A2 B3
प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2 आई कैप। जब ऐड करोगे आई के साथ आई ऐड होगा, जे के साथ जे, B1A3 प्लस C1A3 माइनस B1B3C1 और माइनस A1C3 जे कैप प्लस A1B2 प्लस A1C2, इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस A2B1 माइनस A2C1 के कैप। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, आप देख लो दोनों साइड्स क्या मिलेंगे आपको, इक्वल। तो ये था आपके पास 7th क्वेश्चन, एग्जाम में कभी भी नहीं आऊंगा, प्रैक्टिस के लिए एक बार वैसे आप ट्राई कर लोगे। उसके बाद देखो आप 9th क्वेश्चन। अब जो 9th और 10th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे मैंने बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, इसका आपके पास यूज कहां करोगे। अब एक यूज तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है या तो ट्राइंगल का या फिर पैरेललोग्राम का। ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया फाइंड आउट करने में आप इसका यूज कर सको। देखो एरिया फाइंड आउट करने के आपने लोअर क्लासेस में और भी मेथड पढ़े हैं। ट्राइंगल का फाइंड आउट करना 1/2 बेस इंटू हाइट है, हीरोन्स फॉर्मूला है, या ट्रिग्नोमेट्री को भी आपने यूज किया था। तो एक तरीका और भी है, वेक्टर का यूज करके भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सको। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सपोज करो आपके पास कोई भी ट्राइंगल है ABC, आप क्या करोगे, कोई भी दो साइड फाइंड आउट कर रहे हो ट्राइंगल की, कोई भी दो, तीन में से दो साइड फाइंड आउट करो, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैग्नीट्यूड अप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तब भी आप वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके ना एरिया फाइंड आउट कर सको। क्या करोगे, पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड, देखो इसमें तो कोई भी दो साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम में कोई भी दो एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड होनी चाहिए। AB के साथ BC उठा सको, AB के साथ AD उठा सको, लेकिन ध्यान रखियो AB के साथ DC नहीं उठाओगे, आमने सामने की साइड नहीं उठानी है आपने, एडजेसेंट साइड उठानी है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ले और मैग्नीट्यूड निकाल दो, ये आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल में हाफ होगा, हाफ ऑफ AB क्रॉस BC, और इसमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस BC। तो ये आपके पास एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की एरिया फाइंड आउट करने में, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 9th और 10th क्वेश्चन, एक में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे और एक में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ट्राइंगल के लिए आपके पास तीनों वर्टेक्स दे रखी है, एरिया निकालना तो क्या करोगे, पहले तो कोई भी दो साइड फाइंड आउट कर लो। चलो आप एक तो AB साइड फाइंड आउट करांगे, AB साइड कैसे फाइंड आउट करोगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, बाद वाले में से पहले वाले जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट माइनस कर दियो, 2 में से 1 माइनस कर दियो 1i, 3 में से 1 माइनस कर दियो 2j, 5 में से 2 माइनस कर दियो 3k। दूसरी साइड फाइंड आउट कर लिया आपने BC, कोई भी फाइंड आउट कर सको, 1 में से 2 माइनस करोगे माइनस के 1i, 5 में से 3 माइनस करोगे 2j, 5 में से 5 माइनस करोगे 0k। दो साइड मिल गई, दोनों की क्या करोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट, AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC, क्रॉस प्रोडक्ट। आज सुबह से वही कर रहे हो आप बार बार, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, 1 2 3 -1 2 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 6i, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 3j 2 + 2 4k। कैलकुलेशन आप चेक कर लियो, क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल आप आराम से कर सको, माइनर और को फैक्टर निकालकर, जैसे हमने शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन में निकाले थे। लेकिन अब फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, इस पे थोड़ी सी स्पीड आप बना सको अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद। लेकिन बार बार बोलूं मैं आपको, जल्दबाजी आपने करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो तभी आप जल्दबाजी में करो, या फिर एग्जाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट करो, अदरवाइज बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सोल्व करो, स्टेप बाय स्टेप, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया आपके पास दोनों ही क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, I के कंपोनेंट का स्क्वायर, J के कंपोनेंट का स्क्वायर, K के कंपोनेंट का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 36 9 16, देखो कितना आ गया, 25 √61 आ गया, ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फॉर्मूला जरूर लिखना है एक बार, फॉर्मूला में ऐसा लिखना है हर एक क्वेश्चन में, AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √61। अब कुछ यूनिट है नहीं तो आप यहां पे लिखोगे स्क्वायर यूनिट,
एरिया की यूनिट हमेशा क्या है, स्क्वायर यूनिट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इससे भी आसान है। अब की बार क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें तो आपने दो साइड फाइंड आउट करनी पड़ी थी, ए बी और बी सी, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। इसमें दो एडजेसेंट साइड ही दे दी आपको। ये सपोज करो कोई भी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, आपको इसकी दो एडजेसेंट साइड ही दे दी। अब की बार तो ये मान लिया ए साइड है, ये मान लिया बी साइड है, तो ए और बी एडजेसेंट साइड दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए कितनी दे दी आपको, आई माइनस जे प्लस 3k। एक तो ये साइड दे दी ए बी वेक्टर, बी साइड कितनी दे दी आपको, इसमें तो वेक्टर भी नहीं निकालना पड़ा, सारा काम इसमें खुद दे रखा है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करनी। तो इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा आपको एग्जाम में। तो दो साइड दे दी ए बी और बी सी, एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, तो क्या करोगे, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और मैग्नीट्यूड। तो निकालो क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1, कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा आपके पास, -1 प्लस के 21 यानी कि 20i, 6 माइनस 1 5j, माइनस के 7 प्लस के 2 माइनस के 5 की। चेक कर लियो एक बार कैलकुलेशन। मैग्नीट्यूड निकालो, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 400 25 25 450। चाहो तो थोड़ा सा इसके फैक्टर बना इसको 9, या अब आराम तो बना ले फैक्टर 50, और 50 को क्या लिख इसको 9 इंटू 25 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 15 25 का 5, तो 15 स्क्वायर रूट 2 आ जाना। ये ऐसे भी सोर्स को देख लो, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और एरिया किसकी इक्वल है, इसी के इक्वल है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आ गया, 15 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ पैरेलल। कर लोगे। उसके बाद देखो आप दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास 11th और 12th, दोनों ही ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा आसान है। तो 11th ऑब्जेक्टिव में क्या करना है आपको, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया √2/3, ए और ए क्रॉस बी क्या दे दिया, यूनिट वेक्टर। तो थीटा एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच में आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब देखो ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और ए क्रॉस बी क्या दे रखा है आपको, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और आपने एक यहां पे भी पढ़ा था ए क्रॉस बी इसके इक्वल है। तो जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपको देगा मैग्नीट्यूड, ये देगा आपको डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपने भी पता है, इसने दे रखा है 1, आपको भी पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना है √2/3 साइन थीटा, 3 से 3 कैंसल, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, साइन की वैल्यू 1/√2 कहां पे है, टेबल देखिए 10वीं क्लास में 45 डिग्री, डिग्री में आंसर नहीं मिलेगा आपको। 45 डिग्री को रेडियन में अगर आप यूज करोगे तो क्या आ जाएगा π/4, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा π/4, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर है। कर लोगे, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, देखो बार बार बोले जाओ ऑब्जेक्टिव सारे अच्छी प्रकार से तैयार करने हैं आपने। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे भी मिलेंगे आपको जो कि नाम के तो ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन उनको जब सोल्व करोगे तो पूरी प्रोसेस है सोल्व करने की, मतलब आपको 5 से 7 मिनट लग जाए क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो अगर ऐसे ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं आपके पास जो कि काफी खतरनाक है, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में उनको सोल्व करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी तरीके का आंसर लगाओ, चाहे वो आंसर याद करके रखो या गैस करो या कॉपी कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको पता होना चाहिए, या तो आंसर को जो मुश्किल क्वेश्चन उनके आंसर याद कर लो, या फिर सभी को सोल्व करके देखो, आप आंसर जरूरी है। तो अब जैसे 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है।
क्या करना, आपने एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की चारों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये है। तो अब आपको क्या कर रखा है, जो चारों वर्टेक्स है रेक्टेंगल की, उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी, चारों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमने बिल्कुल फर्स्ट डे भी आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर अगर दे रखे हैं, जैसे ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दे रखे आपको, ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर है -i प्लस 1/2j प्लस 4k, यह ए का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे आपको, i प्लस 1/2j प्लस 4k। सी का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे आपको, सी का i माइनस 1/2j प्लस 4k। और डी का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे आपको, -i माइनस 1/2j प्लस 4k। ये चारों का पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। आप एक काम करो, पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखो। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 1/2 4, बी के कोऑर्डिनेट लिखो 1 1/2 4, सी के कोऑर्डिनेट लिखो 1 -1/2 4। ये बिल्कुल फर्स्ट डे ही बताया था हमने कि वेक्टर को पॉइंट की फॉर्म में लिख सको, पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में, इसीलिए बताया था ये आपको, क्योंकि बहुत बार यूज करोगे आप इसको। -1 -के 1/2 और 4। तो अब आपने क्या करना है, एरिया निकालना है, तो दो एडजेसेंट साइड निकाल लो। एक तो आप ए बी साइड निकालेंगे, ए बी, टर्मिनल माइनस इनिशियल 2i, टर्मिनल माइनस इनिशियल 0j, टर्मिनल माइनस इनिशियल 0a, ए बी मिल गया। बी सी साइड निकाल लो, बी सी, टर्मिनल माइनस इनिशियल 0i, टर्मिनल माइनस इनिशियल -1/2 माइनस के j, टर्मिनल माइनस इनिशियल 0k। मिल गए दो वेक्टर, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो एडजेसेंट साइड की, ए बी क्रॉस बी सी। आज क्रॉस प्रोडक्ट ही कर रहे हो आप बार बार। 2 0 0 0 -1 0, जब इसको एक्सपैंड करोगे 0i, इसको एक्सपैंड करोगे 0j, जब इसको एक्सपैंड करोगे -2k। आगे क्रॉस प्रोडक्ट आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड 0 प्लस 0 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी किसके इक्वल मिलेगा, मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस बी सी। दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। कर लो क्वेश्चन। तो आप, ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.4 जिसमें आपने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज किया था। इसके साथ आपका वेक्टर का जो सेक्शन है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक एक्सरसाइज और है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें एक बार फिर आप चारों बेसिक ऑपरेशन और जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वेक्टर की, वो आप डिस्कस करोगे, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करोगे। तो तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।